श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है उपपद लगन का निर्धारण कैसे किया जाता है और वैवाहिक सुख में उसका किस प्रकार से विचार किया जाता है। जिस प्रकार से हम पद लगन का निर्माण करते हैं, आरुध लगन का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से वैवाहिक सुख देखने के लिए लग्न, लग्नेश, सप्तम, सप्तमेश, नवांश चक्र आदि के बाद लगन पद के साथ साथ उपपद लगन का भी विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी नवांश और लगन का मिलापक भी अच्छा हो जाता है, अच्छे शुभ परिणाम दिखाने वाला होता है, लेकिन उपपद लगन से वे सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं जो आगे जीवन में एक संकट के रूप में या सुख के रूप में जातक को प्राप्त होती हैं। कभी कभी जन्म पत्रिका और नवांश में बहुत अच्छी स्थितियां नहीं होती हैं, लेकिन उपपद लगन अच्छी स्थिति में होने के कारण किसी भी जातक या जातिका को वैवाहिक सुख अच्छा मिलता है। दाम्पत्य जीवन उनका सुखद और दीर्घ काल तक चलने वाला होता है। तो नवांश और लग्न का जब हम फलादेश करें तो उसके साथ वैवाहिक सुख के लिए उपपद लगन का भी विचार करना चाहिए कि उपपद लगन किस राशि में है, उसका राशि स्वामी किस स्थिति में है। और जिस प्रकार से हम लगन पत्रिका का विचार करते हैं कि लगन पत्रिका से केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रहों का होना, 3, 6, 11 में पाप ग्रहों का होना अच्छा माना गया है। द्वादशेष का द्वितीय भाव में होना या सप्तम भाव में होना जिस प्रकार से अच्छा नहीं माना गया है कुटुंब सुख के लिए, वैवाहिक सुख के लिए, उसी प्रकार से इसमें विचार कर सकते हैं जब हम उपपद लगन को स्वतंत्र रूप से विचार करें नवांश और जन्म चक्र के अलावा। तो पहले देखते हैं कि उपपद लगन का निर्धारण कैसे किया जाता है, निर्माण कैसे किया जाता है। जन्म कुंडली में जो द्वादश भाव होता है, 12वां भाव होता है, उसमें जो राशि होती है उस राशि के स्वामी का विचार करते हैं कि वह अपने उस भाव से यानी 12वें भाव से कितने भाव आगे बैठा है। वह ग्रह जितने भाव आगे बैठा होता है उस ग्रह से उतने ही भाव आगे गणना करने पर जो राशि प्राप्त होती है वह उपपद लगन बन जाती है। इसमें यदि उपपद द्वादश भाव में ही बने या उससे सप्तम भाव यानी षष्ठम भाव में बने तो यहां पर उन भावों को त्याग दिया जाता है और उनसे दसम भाव में, जहां उपपद लगन का निर्माण हो रहा हो, उससे दसम भाव में जाना पड़ता है। वहीं पर उपपद लगन का निर्धारण किया जाता है। यह एक अपवाद होता है, क्योंकि कोई भी पद लगन या उपपद लगन या आरुध लगन उसी भाव में नहीं बनती है जिस भाव में हम पद लगन बना रहे हैं, और उस भाव से सप्तम भाव में भी वह नहीं बनती है। यदि ऐसी स्थिति आती है तो उसे उस भाव से दसम भाव में ले जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी के मेष राशि की जन्म कुंडली है और वहाँ 12वें भाव का स्वामी मीन राशि का स्वामी गुरु बनता है और गुरु तीसरे भाव में बैठता है। तो क्योंकि 12वें भाव से वह चौथे भाव में बैठा है तो तीसरे भाव से हम चौथा भाव गिनेंगे तो वह छठवां भाव होगा। जो द्वादश भाव से सप्तम भाव बनता है तो वहां पर उपपद लगन का निर्माण नहीं होगा। फिर हम वहां से छठवें भाव से दसम भाव में जाएंगे, जो तीसरा भाव है, तो तीसरे भाव में ही उपपद लगन का निर्माण हो जाएगा। यदि मान लेते हैं कि मीन राशि में स्वयं गुरु अपने ही घर में बैठे हैं तो क्योंकि अपने ही भाव में है तो वहीं पर पद लगन का निर्माण हो जाएगा, लेकिन क्योंकि अपने ही भाव में पद का निर्माण नहीं होता है इसलिए पुनः मीन से दसम भाव में जाना होगा और धनु राशि में यानी कि नवम भाव में उपपद लगन का निर्धारण हो जाएगा। यदि कोई ग्रह अपने भाव से दूसरे भाव में है, द्वादश भाव का स्वामी लगन भाव में है, तो द्वितीय भाव में जो राशि पड़ेगी उसमें पद लगन का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से हम बड़ी सरलता से पद लगन का निर्धारण कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। कुछ ज्योतिषकारों का ऐसा मत है
कि सम राशि का क्रम विपरीत होना चाहिए, विषम राशि का क्रम सीधा होना चाहिए। लेकिन मेरे विचार से इसको सीधे क्रम में ही बनाना अधिक उचित और न्याय संगत या तर्क संगत कहा जा सकता है। उपपद लग्न से गहन विचार करके किसी जातक या जातिका के जीवन साथी का स्वरूप, उसका वैचारिक स्वभाव, उसके कार्य व्यवसाय कार्य क्षेत्र और जो वैवाहिक जीवन है उसकी दीर्घता का यानी उसका कालखंड कितना होगा, इन सब का आकलन दशा और गोचर के आधार पर किया जा सकता है। तो जब निर्माण करते समय जो उपपद लग्न बनती है, हम उसी को लग्न मानकर लग्न पत्रिका की तरह ही उसका फलादेश या विचार करते हैं कि यदि उससे केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठी हों तो वह अच्छा योग होता है। 3, 6, 11 में पाप ग्रहों का होना अच्छा होता है। लेकिन यदि केंद्र और त्रिकोण में क्रूर ग्रह पाप ग्रह बैठे हों और 3, 6, 11 में शुभ ग्रह बैठे हों तो स्थिति विपरीत हो जाती है। वैवाहिक सुख अच्छा नहीं मिलता है, दीर्घ काल तक नहीं मिल पाता है। उस लगन पर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो शुभ ग्रहों की दृष्टि होना या अपनी राशि स्वामी की दृष्टि होना अच्छा स्वभाव होता है, अच्छा योग होता है। लेकिन यदि वहाँ पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और वह क्रूर ग्रह यदि वक्री हो रहे हों तो स्थिति और भी खराब हो जाती है। इसके अलावा द्वितीय भाव और अष्टम भाव मांगल्य का होता है। तो अपने जीवन साथी का सुख कितने दीर्घ काल तक मिल पाएगा उसका विचार द्वितीय और अष्टम भाव से किया जाता है। द्वितीय और अष्टम भाव में यदि वक्री ग्रह हों, क्रूर ग्रह हों तो स्थिति प्रतिकूल होती है, बहुत दीर्घ काल तक सुख नहीं मिलता है। लेकिन यदि वहाँ कोई शुभ ग्रह होगा तो अच्छा सुख मिलता है। यदि मिश्रित प्रभाव होगा तो मध्यम फल मिलता है, यानी उसमें भी बहुत लंबे काल का सुख नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से शुभ और अशुभ प्रभाव लगन पर, लग्नेश पर और लगन से केंद्र और त्रिकोण और 3, 6, 11 भावों में विचार करना चाहिए। इसके अलावा जब जन्म पत्रिका का मिलापक किया जाता है, वर और कन्या की जन्म पत्रिकाएं जब शादी से पहले मिलाई जाती हैं तो उसमें हम सामान्यतः गुणों का मेलापक करते हैं, मांगलिक का मेलापक करते हैं, नवांश मैत्री, गृह मैत्री आदि का मेलापक करते हैं। तो उसके साथ में हमें उपपद लगन से भी मेलापक कर लेना चाहिए, क्योंकि उपपद लगन का मेलापक कहीं ना कहीं उनकी कमियों को भी दूर कर देता है जो कमियां या कोई दुर्योग जन्म पत्रिका के मेलापक में बन रही हों। यह स्वयं आपने भी विचार में देखा होगा कि कभी कभी 14 या 15 गुण मिलने पर भी दाम्पत्य जीवन सुखद होता है और कभी कभी 25 या 28 गुण मिलने पर भी दाम्पत्य जीवन महीने या 2 महीने के बाद ही खंडित हो जाता है, विवादों में बदल जाता है। तो जब हम उपपद लगन का मिलान करें तो उसमें हम देखें कि वर का उपपद लगन का जो संबंध है वह कन्या के आत्मा कारक और दारा कारक से बन रहा हो। इसी प्रकार कन्या का उपपद का संबंध वर के आत्मा कारक और दारा कारक में किसी एक से बन रहा हो तो यह स्थिति अच्छी होती है। यदि वह संबंध ज्ञाति कारक से या भ्रातृ कारक से बन रहा होगा तो यह स्थिति अनुकूल नहीं मानी गई है। इसमें देखने में आया है और ज्योतिषकारों ने, जो शोधकार हैं, उन्होंने बताया भी है कि यदि आत्मा कारक का संबंध दूसरे के उपपद लगन के स्वामी से या उपपद लगन की राशि से बन जाता है और इसी प्रकार दूसरे का बन जाता है, दोनों का संयोग यदि ऐसी बन जाता है तो उसको कहा जाता है कि दे आर मेड फॉर ईच अदर, यानी वे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं और वे एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं और उनका जीवन, विशेषकर वैवाहिक सुख का जीवन, बहुत ही सुखद और अनुकूल स्थितियों में पाया जाता है। यह एक सिद्धांत है। नवांश का भी महत्व होता है, लगन का भी महत्व होता है, अन्य सिद्धांतों का महत्व होता है, कारक का महत्व होता है, दशा गोचर का भी महत्व होता है। लेकिन जब भी हम वैवाहिक सुख के बारे में विचार करें तो हमें उपपद लगन का विचार अवश्य ही कर लेना चाहिए। उपपद लगन से केंद्र त्रिकोण में कैसी ग्रहों की स्थिति है, द्वितीय अष्टम भाव में कैसी ग्रहों की स्थिति है,
उसके स्वामी की स्थिति कैसी है और उस लगन पर कैसे ग्रहों का प्रभाव है, दृष्टि के द्वारा या युति के द्वारा, उनका विचार करना बहुत ही आवश्यक होता है जब भी हम किसी के वैवाहिक सुख का, दाम्पत्य जीवन का विचार कर रहे हों। तो इस प्रकार नवांश और जन्म कुंडली के साथ साथ मेलापक करते समय या वैवाहिक सुख का विचार करते समय उपपद लगन से भी विचार कर लेना चाहिए। आगे किसी कक्षा में किसी उदाहरण कुंडली के साथ आपको और बेहतर तरीके से समझाया जा सकेगा, लेकिन जो सिद्धांत हैं वह आपको आने चाहिए, तभी उनको हम अप्लाई करके देख सकते हैं किसी जन्म पत्रिका पर। तो आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।